हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जो भी बच्चे फिजिक्स में कक्षा 12 के बच्चे जो फिजिक्स में प्रिज्म पढ़ना चाहते हैं, प्रिज्म के विषय में जानकारी रखना चाहते हैं और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो बच्चों, बिना देरी किए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ कि प्रिज्म क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, न्यूनतम विचलन क्या होता है, प्रिज्म सूत्र क्या है, और उस प्रिज्म सूत्र जो कि उस लेंस के अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के बीच का जो संबंध होता है उसको प्रिज्म सूत्र कहते हैं। उसको कैसे डिराइव किया जाएगा और उस पर किस प्रकार से आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है प्रिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, प्रिज्म एक समांगी जो कि पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ, जैसे समांगी या पारदर्शी कह लें तो समझ लो कि जैसे कांच हो गया, तो कांच का बना हुआ एक पदार्थ होता है। एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें से कोई भी श्वेत प्रकाश किरण होकर गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में बट जाता है। बच्चों, आपको जैसे कि पहले से ही पता होगा कि जो वाइट लाइट होता है वो 7 डिफरेंट कलर्स को मिला के बना होता है, जिनका एक निश्चित क्रम होता है। तो जैसे ही प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक पृष्ठ पर कोई भी वाइट लाइट गिरती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हमने एक ये प्रिज्म ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया, ये कांच हो गया, और यहाँ पर जैसे ही कोई वाइट लाइट आके गिरेगी, वो चूंकि यहाँ पर माध्यम बदल रहा है, कोई भी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। विचलित इन द सेंस कि अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वायु है, हवा है, तो रेयर मीडियम हो गया, ये कांच हो गया डेंसर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट जैसे ही प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसके सभी अलग अलग रंगों के लिए उस पदार्थ में स्पीड अलग होती है, अपवर्तनांक भी अलग होता है। यही कारण है कि ये लाइट जो 7 रंगों से मिलकर बनी है, जो वाइट लाइट, ये यहाँ पर क्या होती है कि अपने 7 अलग अलग घटक में बट जाती है, जिसका एक निश्चित क्रम होता है, जिसको हम लोग दर्शाते हैं V I V G Y O R। यानी कि R मीन्स रेड, O मीन्स ऑरेंज, Y मीन्स येलो, G मीन्स ग्रीन, B मीन्स ब्लू, इंडिगो एंड वॉलेट। इन 7 रंगों में ये लाइट क्या होती है कि जैसे ही इस प्रिज्म के किसी भी एक अपवर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है, वो जब बाहर निकलेगी उस प्रिज्म से तो 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये जो पदार्थ का, ये जो कांच का बना हुआ जो टुकड़ा है, जो ग्लास का टुकड़ा है, जिसमें ये 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं और यहाँ से लाइट आके गिरती है और यहाँ से निकलती है, तो इस 2 अपवर्तक पृष्ठों के जो भी बना है कांच का, इसी को कहा जाता है प्रिज्म। अच्छा, आप देख सकते हैं कि अगर इस फोटो को अगर हम सामने से इधर से देखें तो ये सिंपली कुछ ऐसे दिखने वाला है, ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, ऐसा सिंपल एक ट्रायंगल की तरह। एक लाइट आके देखो, अगर आप इसको अगर ऐसे करें तो ये कुछ इस प्रकार से है, इस पे लाइट आके गिरती है और ऐसे यहाँ से बच्चों, यहाँ से इसके अंदर से एंटर करेगी और फिर यहाँ से इस वाले से निकल जाएगी। तो ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, इसको हम बोलेंगे प्रथम अपवर्तक पृष्ठ और इसको बोलेंगे द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, जो कि इस फोटो में विजुअल है। इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का ये जो कोण होता है, इसको कहते हैं प्रिज्म कोण, और जनरली इसको A से दर्शाया जाता है। A से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। यदि बच्चों प्रिज्म कोण का मान 10 डिग्री से भी क्या हो, कम हो,
कितने डिग्री से, 10 डिग्री से कम हो, यानी कि प्रिज्म कोण ये जो दो अपवर्तक पृष्ठ है वो एकदम पतला हो, ये जो ए है वो 10 डिग्री से कम हो, तब ऐसे प्रिज्म को हम लोग पतला प्रिज्म कहते हैं, थीन प्रिज्म। और यदि अपवर्तक पृष्ठ का जो भी दोनों के बीच का जो कोण है वो बच्चों अगर 15 डिग्री से ज़्यादा हो, 15 डिग्री से ज़्यादा हो, तब ऐसे प्रिज्म को कोई विशेष नाम नहीं, बस इसको प्रिज्म ही कहा जाता है। तो बच्चों आप लोग इसमें वर्ण विक्षेपण की घटना को आसानी से समझ चुके होंगे कि जब भी कोई श्वेत प्रकाश किरण अपने घटक रंगों में बट जाती है, कैसे, जब वो किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो इसी घटना को अर्थात इस वाइट लाइट को अपने 7 अलग अलग रंगों में बट जाने की ही घटना को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये घटना होती क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है बच्चों, तो आपको पता है कि इसका कारण है कांच का अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों के लिए, यानी लाल रंग के लिए अलग होगा, बैगनी के लिए अलग, नीला के लिए अलग, पीले रंग के लिए अलग, सभी रंगों के लिए अलग होता है। याद रखने के लिए इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बैगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। और हम देख सकते हैं बच्चों कि यही कारण है कि बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होती है और लाल रंग सबसे कम विचलित होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैगनी रंग यहाँ से जब आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा मुड़ रही है, और ये लाल वाला इधर जाना था लेकिन इतना मुड़ा, और ये बैगनी वाले को भी इधर जाना था लेकिन वो इतना मुड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा विचलन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अब आते हैं हम लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले तो हमको जानना होगा कि न्यूनतम विचलन होता क्या है। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो भी हम फोटो बनाने वाले हैं, कि अगर आपने एक प्रिज्म को लिया, ठीक है, एक सेकेंड, ये प्रिज्म हो गया, यहाँ पर कोई भी लाइट आती है तो आपको पता है कि जब भी कोई ये इस अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर ये लाइट गिरती है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और ये अपवर्तक पृष्ठ पर इस आपतन बिंदु से अगर हम यहाँ से कोई भी अगर एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से सॉरी बच्चों ये थोड़ा सा ये जो एंगल हो जाएगा इसको बोलेंगे हम लोग आई। अब कोई भी लाइट किसी रेयर मीडियम से यानी कि विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने सीधे रास्ते से न जाकर क्या होती है कि अपने रास्ते से झुक मतलब थोड़ा सा विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ये सीधे इसको जाना है। अब ये है अभिलंब, तो इसको या तो अभिलंब की ओर झुकना होगा या तो अभिलंब से दूर जाना होगा। आपके पास दो चॉइस है। तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी ये रहा अभिलंब, तो इस अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। यानी कि ये एक सेकेंड थोड़ा हम कलर वही रख लें, ये लाइट यहाँ से जाके क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और ये हो गया फिर एक दूसरा पॉइंट, यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि अब ये लाइट प्रिज्म यानी कि सघन माध्यम से एयर मतलब कि रेयर माध्यम में यानी कि विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो फिर हमको यहाँ पर एक अभिलंब चुनना होगा।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ से अगर इस सरफेस पर अगर हम एक अभिलंब को रखते हैं कुछ इस प्रकार से, तो आप पाएंगे कि ये जो लाइट है अब जो सघन से विरल में जा रही है, ये ऐसे सीधे न जाके ये थोड़ा सा अविलंब से दूर हटेगी। क्या होगी? सीधे न जाके अविलंब से थोड़ा सा दूर हटेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइट थी ये चली है यहाँ से, ये चली है यहाँ पे और ये आ गई यहाँ पे। अब ये जो बीच का कोण है ये कहा जाएगा कि इतने कोण से क्या हो गई? मुड़ गई। ये इतने कोण से मुड़ गई। इसी कोण को हम लोग डी से दर्शाते हैं और या डेल से दर्शाते हैं और इसी को बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि जो भी ये निर्गत आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, ये जो निकलने वाली किरण है इसको हम लोग कहते हैं निर्गत किरण। तो ये आपतित किरण और ये जो निर्गत किरण, इसके बीच का जो कोण है, मतलब इसको जाना था यहाँ, चली गई यहाँ, तो इसके बीच का जो कितने एंगल से ये अपने रास्ते से मुड़ गई, उसी एंगल को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? तो आप परिभाषा देख सकते हैं कि विचलन कोण वह कोण होता है जो प्रिज्म से गुजरने के बाद निर्गत किरण और आपतित किरण के मूल मार्ग के बीच में बनता है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि विचलन कोण वह कोण होता है जो प्रिज्म के गुजरने के बाद निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच बनता है। एकदम सरल शब्दों में कहा जाए तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहते हैं। अब इस विचलन कोण का मान किस पर डिपेंड करता है? तो इस वाले एंगल पर डिपेंड करता है। इस विचलन कोण का मान डिपेंड करता है इस एंगल पे, जिसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो जैसे जैसे बच्चों आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, पहले तो ये विचलन कोण का मान घटता है। यानी आपतन को अगर हम बढ़ाते हैं तो पहले विचलन कोण का मान क्या होता है? घटता है और फिर एक मिनिमम वैल्यू पे आके रुक जाता है। और फिर वहाँ से भी अगर अधिक हम फिर भी आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो फिर उस न्यूनतम वैल्यू के बाद से फिर से उसका मान क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान पहले घटता है, धीरे धीरे घटेगा, लेकिन एक न्यूनतम मान तक पहुंच जाएगा। फिर भी अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो पता चलता है कि धीरे धीरे अब उस न्यूनतम वैल्यू से बाद उस विचलन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जो वो विचलन कोण न्यूनतम प्राप्त हुआ था, उस न्यूनतम विचलन कोण को हम लोग डेल्टा एम या डीएम से प्रदर्शित करते हैं और उस विचलन कोण को कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूनतम विचलन कोण, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहा जाता है। इसको डीएलएम या डीएम से प्रदर्शित किया जाता है जनरली। अब ये किन बातों पर अगर कहीं प्रिज्म पर न्यूनतम विचलन हो रही है, तो न्यूनतम विचलन हो रही है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो पहले पृष्ठ पर आपतन कोण है वो दूसरे पृष्ठ के निर्गत कोण से बराबर होना चाहिए। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये देखिए, ये हो गया आपका, अगर यहाँ पर हम खींचते हैं, ये हो गया आई, ये हो गया आपका अभिलंब, ये ऐसे जाएगी, फिर इस बिंदु पर आपतन बिंदु, यहाँ से खींचें, ये ऐसे आएगी। इसको कहते हैं इमर्जेंट एंगल, निर्गत कोण, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में I इज इक्वल टू ई, और दूसरा इस कोण को हम लोग कहेंगे R और इस कोण को कहेंगे R डैश।
तो अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति है तो आर और आर डैश भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब कि आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति है तो वहाँ पर ये वाला एंगल यानी आपतन कोण और ये वाला एंगल यानी निर्गत कोण दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। और प्रथम पृष्ठ पर ये अपवर्तन कोण, ये द्वितीय पृष्ठ पर ये कोण, ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यही कंडीशन है किसके लिए, न्यूनतम विचलन के लिए। तो अब बिना देर किए हुए हम लोग तुरंत अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो कि है कि न्यूनतम विचलन कोण, पदार्थ का अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए हम लोग एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं, सॉरी एक प्रिज्म हमने बना लिया। यहाँ से ये प्रिज्म बन गया और हमने क्या किया कि कलर चेंज करके हमने रेड ले लिया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया हमने, क्या लिया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट क्या होती, सीधे ऐसे निकल जाती है, ऐसे सीधे। लेकिन ये प्रिज्म है इसलिए लाइट अपने पाथ से यहाँ से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। ये जो पीले कलर का जो आप डॉट देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो बैगनी पृष्ठ जो दिख रहा है ये है अपवर्तक पृष्ठ। तो अगर इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन, अगर एक अभिलंब खींचा जाए, एक लंबवत रेखा खींचा जाए कुछ इस प्रकार से, तो ये कही जाएगी अभिलंब। क्या कही जाएगी, अभिलंब। तो आपको पता है कि इंसिडेंस रे और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। तो ये हो गया आपतन कोण आई। अब कोई भी लाइट रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है और कुछ इस प्रकार से मुड़ती है कि वह अभिलंब की ओर झुकती है। तो आपको पता है कि ये जो इंसिडेंस आपतित किरण है ये जब जाएगी तो यहाँ से क्या होगी, ऐसे थोड़ी सी झुक जाएगी। फिर यहाँ से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, इस पॉइंट पे फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि फिर लाइट का यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। अब लाइट प्रिज्म से बाहर निकल रही है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है। तो यहाँ पर फिर से एक बार हमको क्या करना होगा, एक खींचना होगा अभिलंब। हमने खींच दिया 90 डिग्री पे। अब आपको पता है कि डेंसर मीडियम से लाइट जब आती है रेयरर मीडियम में तो वो अभिलंब से दूर भागती है, मतलब कि ये सीधे ऐसे न जाके अब थोड़ा सा ऐसे झुकेगी। थोड़ा सा और इसको हम झुका देते हैं, एक सेकेंड। तो कुछ नाम रख देते हैं हम लोग इस फिगर में। तो ये हो गया ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको सी। इस इंसिडेंट रे को बोल देते हैं पी और इस पॉइंट को बोल देते हैं क्यू, और इस पॉइंट को बोल देते हैं आर और इस पॉइंट को बोल देते हैं एस। यानी आर एस हो गया आपका इमर्जेंट रे, निर्गत प्रकाश किरण। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। अगर यही प्रिज्म कोण बहुत कम है यानी 15 डिग्री से कम है तो उस प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहा जाता है, और 15 डिग्री से ज़्यादा हो तो प्रिज्म नॉर्मल प्रिज्म ऐसे कहा जाएगा। तो अब रही बात की हमको डेरिवेशन करना है, इस पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्नेल नियम बताता है कि पदार्थ का जो अपवर्तनांक है n, वो होता है साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर, जहाँ पे आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण और आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फिगर को अगर थोड़ा जूम करके देखा जाए तो ये जो था अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण है आर, और इसको हम लोग ले रहे हैं आर डैश।
और ये अभिलंब, ये हो गया अभिलंब, और ये हो गई निर्गत किरण, और इसके बीच के कोण को हम लोग ले रहे हैं आई डैश। क्या ले रहे हैं? आई डैश। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल दे रहे हैं ओ। क्या बोल दे रहे हैं? ओ। तो आपके पास एक दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है। कौन सा? एक चतुर्भुज आपको दिख रहा है। कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। एक ये चतुर्भुज दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है एक चतुर्भुज, ये वाला, ये चतुर्भुज ऐसे दिख रहा है। इस पर जरा अगर आप फोकस करते हैं तो ये हो जाएगा एंगल ए, एंगल ओ, और ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। इन चारों का सम हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? 360। तो इसको लिख लिया जाए कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस 90 प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन ले लेते हैं 1। फिर आप देखेंगे इस छोटे से ट्रायंगल में, कौन से? यहाँ पर हमने ओ लिया था। इस छोटे से ट्रायंगल में क्यू आर ओ, ट्रायंगल क्यू आर ओ, यहाँ पे देखिए ऐसे, ये ट्रायंगल देखिए। यहाँ से आपको मिल सकता है आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री मिल सकता है। अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, और इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वल कर दिया जाए तो आपको मिल सकता है, इसका अगर हम कंपेयर कर दें, दोनों इक्वेशन को तुलना किया जाए, तो आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ओ। एंगल ओ से एंगल ओ कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर एंगल हटा के सीधे सीधे लिखा जाए तो ए इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर। ए इक्वल टू हो गया आर प्लस आर डैश, सॉरी माफ कीजिए। इसको इक्वेशन ले लेते हैं 3। अब आपको फार्मूला में जो भी होता है उसमें न्यूनतम विचलन को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो आप विचलन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो विचलन क्या है कि ये वाला जो लाइट ऐसे सीधे जा रहा है ऐसे, और ये आके मुड़ गया इधर, ये आके मुड़ गया इधर, तो ये कितना डिग्री से मुड़ गया? इसी को तो कहते हैं हम लोग डेल्टा, विचलन, डेविएशन, इसी को तो कहा जाएगा। तो इस डेविएशन के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जरा फोटो को अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। कलर चेंज कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस प्रकार से, ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण होता है त्रिभुज के दोनों सामने वाले भीतर के कोणों के योग के बराबर, यानी इस वाले कोण के योग के बराबर और इस वाले कोण के योग के बराबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये है अगर एंगल आई, ये है एंगल आई, तो इस लाल वाले और इस पीले वाले के टोटल बीच का एंगल आई हो जाएगा, और इस छोटे से भाग का जो वैल्यू है वो आर। तो ये कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। तो ये हो गया आई माइनस आर। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये है आई डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आई डैश, तो ये टोटल आई डैश के बराबर होगा। और ये छोटा वाला जो एंगल है ये है आर डैश, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? आई डैश माइनस आर डैश। क्या हो जाएगा? आई डैश माइनस आर डैश, ये वाला एंगल आई डैश माइनस आर डैश। और उसी प्रकार से ये वाला एंगल हो गया था आई माइनस आर। इन दोनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो डेल्टा के बराबर आएगा, क्योंकि बहिष्कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर हम इसको रख लेते हैं यहाँ पर, इसको रख लेते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू मिल जाएगा आई माइनस आई डैश प्लस आर माइनस आर डैश। अगर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें अच्छे से
तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस आई प्लस सॉरी माइनस आर प्लस आर डैश, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। तो यहाँ से आपको निकालना है आई और आर की वैल्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर प्लस आर डैश की जो वैल्यू है वो ए के बराबर है। किसके बराबर है? तो यहाँ पुट किया जा सकता है, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस आई डैश माइनस ए, इसको इक्वेशन कह दिया जाए 4। अब आपको मैंने अभी बताया कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई और आई डैश बराबर होना चाहिए और आर तथा आर डैश भी आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये कंडीशन होता है किसके लिए? न्यूनतम विचलन के लिए। किसके लिए? न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए। तो अगर इसको इक्वल किया जाए तो लेमडा इक्वल टू यहाँ से क्या मिल सकता है? फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या मिल सकता है? लेमडा के जगह पे अब हम लोग लिख सकते हैं लेमडा एम, क्योंकि ये न्यूनतम विचलन की स्थिति है। अब वो लेमडा कोई सिंपल विचलन नहीं है, वो है न्यूनतम विचलन, तो स्पेशल वो डेविएशन एंगल हो गया। तो डेल्टा एम जब हो जाएगा तो इस आई और आई को हम लोग लिख सकते हैं, आई डैश को 2i, क्या लिख सकते हैं? 2i, क्योंकि आई और आई तो आपस में बराबर हो गए, और माइनस ये हो गया ए, क्या हो गया? ए। तो फिर यहाँ से आप पाएंगे कि 2i इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए को अगर इधर पक्षांतर किया जाए, और i इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर कर देते हैं 5। इस i के मान को स्नेल के नियम में हम लोग रखेंगे। और फिर इक्वेशन 3 को देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आप पाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 आप पाएंगे a इक्वल टू हो जाएगा r प्लस आर, क्योंकि r और r डैश बराबर हो गए, तो यहाँ से r 2r इक्वल टू हो जाएगा a, तो r इक्वल टू हो गया a बाई 2। अब आपको i की वैल्यू पता चल गई और r की वैल्यू पता चल गई। अब आपको क्या करना है? स्नेल्स लॉ लगाना है, जो कि अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है। वो बताता है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक n किसके बराबर होता है? तो साइन आई बटा में साइन आर के बराबर होता है। और यहाँ से आई की वैल्यू जो हमने अभी प्राप्त किया है डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और यहाँ से आर की वैल्यू ए बाई 2 पुट कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा जो भी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। क्या मिल जाएगा? आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा एन इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये इक्वेशन बच्चों बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे सवाल भी आते हैं। यहाँ से आप पाएंगे कि ये इक्वेशन आपको तैयार करना ही करना है। अब इसमें एक विशेष कंडीशन होता है कि अगर प्रिज्म पतला है, यानी प्रिज्म का जो ये कोण है ये लेस देन 15 डिग्री है, तब उसके लिए क्या होगा? तो अगर ये प्रिज्म पतला है तो ये जो आपका ये जो आपका इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? जरा ध्यान दीजिए कि आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में कि अगर साइन का जो वैल्यू है, थीटा का जो मान है वो बहुत ही कम हो, यानी टेंस टू 0 हो, जिसको लिमिट्स के टर्म्स में हम ऐसे लिखते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इसका मतलब होता है क्योंकि थीटा बहुत छोटा वैल्यू है तो हम साइन थीटा के जगह पे केवल थीटा रख सकते हैं। इसी बात का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि थीटा पहले से 15 डिग्री था, अब यहाँ पे बटा में ये हो गया, यानी कि 15 से भी कम।
तो वो बहुत कम वैल्यू हो गई। अब कम वैल्यू हो गई तो उसके जगह पे साइन को हम लोग निगलेक्ट करके केवल थीटा की वैल्यू को ले सकते हैं। तो अगर हम ये इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो हम पाएंगे कि n इक्वल टू हो जाएगा साइन, तो हट जाएगा, बच गया डेल्टा m प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। तो सॉरी, साइन यहाँ से तो हटा देना है, साइन हटा के बस क्या रखना है, ए बाई टू। अब 2 से 2 कैंसिल, तो n इक्वल टू हो गया डेल्टा m प्लस ए बाई ए। इस a को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है तो एन ए इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा m प्लस ए। इस डेल्टा m को इधर ले आए तो हो सकता है एन ए माइनस ए, और फिर इसको यहाँ से डेल्टा m एन ए कॉमन कर लिया जाए तो हो जाएगा n माइनस वन। ये जो फार्मूला बना ये सभी प्रकार के प्रिज्म के लिए वैलिड नहीं है। ये केवल तभी वैलिड होगा जब प्रिज्म क्या हो, पतला हो, यानी कि थीन प्रिज्म के लिए। किसके लिए? थीन प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए। और पतले प्रिज्म की पहचान क्या है कि ए का जो मान है वो 15 डिग्री से कम हो। ए का मान 15 डिग्री से कम हो, तभी जाके हम ये फार्मूला यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर ये जो एन है बच्चों, इसको बोलते हैं उस प्रिज्म का अपवर्तनांक विद रिस्पेक्ट टू द आउटर मीडियम, यानी जो भी प्रिज्म है कहाँ रखा गया है, तो उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है उस वायु के सापेक्ष, अगर वायु में रखा गया है तो। और ये ए होता है प्रिज्म कोण। इस पर एक सवाल हम लोग करते हैं। सवाल करते हैं कि अगर बोर्ड का आया हुआ, ये 2023 में आया हुआ सवाल है, 2023 में आया हुआ है। बोला उसने कि कोई एक प्रिज्म है जिसके लिए, सवाल अभी हम यहाँ पर एक सेकेंड, तो ये सवाल जो है 2023 में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। आप देख सकते हैं कि दिया है कि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए 60 डिग्री है। यदि इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल एम का मान 30 डिग्री हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है। पहले क्या क्या दिया है हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो इसमें गिवन है प्रिज्म कोण ए कितना दिया है, 60 डिग्री, और डेल एम दिया है कितना, 30 डिग्री, और म्यू जो है यानी कि जिसको हम लोग एन डिराइव किए हैं वो पूछ रहा है। तो सिंपल बच्चों हम लोग को लगा देना होगा इसमें प्रिज्म फार्मूला। क्या लगाना है, प्रिज्म फार्मूला। तो प्रिज्म फार्मूला अभी हमने क्या डिराइव किया है, अभी आपको यहाँ से पता चला कि प्रिज्म फार्मूला अभी हम लोगों ने ये डिराइव किया हुआ था, जहाँ पर हमने पाया था कि जो एन है वो साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू बाई साइन ए बाई टू आता है। इसमें ये जो वैल्यूज दी गई हैं उसको सिंपली पुट कर देना है। तो एन इक्वल टू आपको मिलेगा साइन, और यहाँ से डेल एम के जगह पे रख दिया 30 प्लस ए के जगह पे हमने रख दिया 60 बाई टू डिवाइडेड बाई साइन 60 बाई टू। अब पाएंगे कि n इक्वल टू हो गया ये 60 प्लस 30 90 बाई टू कर देंगे तो हो जाएगा साइन 45। कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, और ये 60 बाई टू दैट मीन 30 डिग्री, यानी कि ये नीचे हो गया साइन 30 डिग्री। अब आपको पता है वैल्यूज को पुट कर दीजिए। यहाँ पे आप रखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा साइन 2/√2 दैट इज √2 क्रॉस √2 डिवाइडेड बाई √2। √2 से √2 कैंसिल, और यहाँ से आपको मिल जाएगा n इक्वल टू √2। अगर आप चाहें तो n की वैल्यू रख सकते हैं 1.414 √2 की वैल्यू, और यहाँ से आप ऐसे ही करेंगे तुरंत आपको 3 मार्क्स यहाँ पर मिल गए। कितना सिंपल सवाल है। उसी प्रकार से एक ये भी सवाल आता है बोर्ड में, आप देख सकते हैं। इसमें पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है, इसमें पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है, और यानी कि n की वैल्यू दी हुई है √3। यहाँ पे म्यू लिखा है, हमने n लिखा था फॉर्मूला में तो इसलिए n हम लिख रहे हैं, और a की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, और पूछ रहा है कि डेल m की वैल्यू क्या होगी।
बच्चों सिंपल वही फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर, और आप पाएंगे कि ये फार्मूला यही था। क्या फार्मूला था कि साइन एन इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। वैल्यू रख दिया जाए तो एन के जगह पे हमने रख दिया √3, कलर बदल लेते हैं, एन के जगह पे हमने रख दिया √3, और साइन डेल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया, ए के जगह पे हमने रख दिया कितना 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ए की वैल्यू है 60/2। अब चूंकि हमको डेल एम की वैल्यू पता नहीं है तो इस एंगल को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं साइन डेल्टा एम प्लस 60/2, और यहाँ पर साइन 60/2 को यानी कि दैट इज साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब ये 1/2 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा √3 गुणा में 1/2, या इसको लिख सकते हैं √3/2, और यहाँ बच गया साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों कि ऐसा जब भी आप सवाल करते हैं तो अगर दोनों तरफ साइन का अगर ये कोई जाना पहचाना वैल्यू लगता है तो उसको हम वहाँ पर रख देते हैं। तो आपको पता है कि √3/2 साइन 60 का मान होता है, कितना मान होता है, तो उसके जगह पे हम लोग लिख देते हैं साइन 60, और यहाँ पे हो गया साइन डेल एम प्लस 60/2। अब इस कंडीशन में हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि डेल एम प्लस 60/2 इक्वल टू 60, और ये यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो डेल एम प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 60, और फिर यहाँ से हो जाएगा डेल एम इक्वल टू 60 × 2 यानी कि 120, और ये 60 प्लस में है उधर जाएगा तो हो जाएगा -60, और यहाँ से डेल्टा एम आपको मिल जाएगा 30 डिग्री, सॉरी माफ़ कीजिए 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल हम लोग थिन लेंस पे भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो 3 डिग्री है, और प्रिज्म कोण जो है वो है ए इक्वल टू 6 डिग्री, कितनी 6 डिग्री। तो अभी आपने पढ़ा था कि अगर प्रिज्म जो भी प्रिज्म कोण है ए की वैल्यू वो 10 डिग्री से कम है, माफ़ कीजिएगा मैंने पहली बार 15 बोल दिया था, तो माफ़ कीजिएगा 10 डिग्री से कम हो तो आप ये फार्मूला नहीं रख सकते, उसके लिए थिन लेंस का फार्मूला रखना होगा, जिसको हमने डिराइव किया था कि डेल एम इक्वल टू ए और n-1। इन सारी चीज़ों को रख दिया जाए यहाँ पर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल एम की जगह पे 3, और ए के जगह पे आपको रख देना है 6 n-1। अगर इसको हम नीचे ले जाते हैं तो ये हो जाता है 3/6 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले जाएं तो 1 + 1/2, तो n इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया n इक्वल टू, सॉरी कैसे ठीक होगा ये, यहाँ से n इक्वल टू मिल गया 1/5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है, और प्रयास करेंगे कि हम आगे भी इसी प्रकार से टॉपिक को कवर करें, और आपके आने वाली परीक्षा जो भी अब फरवरी में होने वाली है उसके लिए आपकी कुछ तैयारी में सहयोग कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।